तो इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डेवलप कर ली है। तो उस एप्लीकेशन में हम लोगों ने कोड भी लिख लिया है। तो अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोगों ने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कि हमारे पास एक फ्रेम है, तो हम लोगों ने वहाँ पर फ्रेम से इसको एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद हमें दो लेबल चाहिए थे, तो हम लोगों ने दो लेबल डिक्लेयर कर लिया, एक LBL एंटर टेम्परेचर और दूसरा LBL आउटपुट, जिसमें आपके पास आउटपुट आनी है। एक हमारे पास बटन था, तो हमने वो बटन भी यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया है। उसके बाद दो हमारे पास रेडियो बटन्स थे, तो दोनों रेडियो बटन्स को भी हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है। उसके बाद एक हमारे पास टेक्स्ट फील्ड थी, तो वो टेक्स्ट फील्ड भी हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर ली है। उसके बाद हम आते हैं कंस्ट्रक्टर में। हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमने बनाना लाजमी होता है। ये स्टेप्स हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में जो है वो डिस्कस किए थे। चूँकि हमें इनिशलाइजेशन करनी पड़ती है, तो यहाँ पर हमने इनिशलाइज़ किया, सिंपल लेबल का कंस्ट्रक्टर कॉल करके जो टेक्स्ट उसमें डिस्प्ले करना है वो टेक्स्ट लिख लिया। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड को हम लोगों ने इनिशलाइज़ कर लिया। यहाँ पे जो 15th है, 15th एक्चुअली यहाँ पर आपके पास जो है वो दैट इज़ विड्थ इन अ कॉलम्स में विड्थ होती है। आप ये भी नहीं कह सकते दीज आर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आप ये भी नहीं कह सकते दीज आर पिक्सल्स। इट इज़ स्पेशल वैल्यू दैट इज़ कॉल्ड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे आप इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे, आपके पास जो टेक्स्ट फील्ड होगी उसकी विड्थ भी इंक्रीज़ होती जाएगी। उसके बाद हमें बटन चाहिए, तो हमने बटन बना लिया। उसके बाद हमें ये एक रेडियो बटन, तो हम कहते हैं ये सेल्सियस का जो रेडियो बटन है, इसके साथ मैंने ट्रू पास किया हुआ है। ट्रू पास करने का मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं चाह रहा हूँ ये आपको जब फ्रेम चले तो ये सेलेक्टेड नज़र आए। इस तरीके से सेकंड जो रेडियो बटन है उसमें सिर्फ मैंने टेक्स्ट मेंशन किया है कि क्या टेक्स्ट उसमें डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने उसकी सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात नहीं की, तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेलेक्टेड नहीं नज़र आएगा। उसके बाद हमारे पास लेबल है, दैट इज़ फॉर आउटपुट लेबल। आउटपुट लेबल को फिर हमने कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन नहीं की, यानी इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो एम्प्टी है। एम्प्टी इसलिए रखा है क्योंकि जब आपका फ्रेम चलेगा तो उस टाइम के ऊपर कोई आउटपुट जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी। आउटपुट कब आएगी? जब आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद बटन ग्रुप को हम डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ यूज टू ग्रुप बटन्स। तो हम लोगों ने बटन ग्रुप बनाया G1 के नाम से। G1 में ये दोनों रेडियो बटन्स हमने ऐड कर दिए। इसका मतलब ये है कि इन दो रेडियो बटन्स में से आपके पास एक रेडियो बटन जो है वो सेलेक्ट हो सकेगा। अगर एक को सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली डी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने ग्रेड लेआउट बना लिया, तो ग्रेड लेआउट को हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने कंटेनर गेट कर लिया, क्योंकि फ्रेम जब जे फ्रेम में आप काम करते हैं तो कंटेनर गेट करना पड़ता है। फिर उस कंटेनर का हम लोगों ने लेआउट भी सेट कर लिया। अब जब आप ग्रिड बैग लेआउट की बात करते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ग्रिड बैग लेआउट यूज़ किया हुआ है, तो जब भी आप ग्रिड बैग लेआउट यूज़ करेंगे तो ग्रिड बैग लेआउट के साथ साथ डेफिनेटली फिर आपको ग्रिड बैग कॉन्स्टेंट्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ग्रिड बैग कॉन्स्टेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसमें एक कॉन्स्टेंट जो होता है दैट इज़ फिल के बारे में हमने बात की थी कि अगर आपके पास कुछ ये एरिया है और आपके पास दैट इज़ द एरिया, और आपके पास जो कंपोनेंट है वो कुछ इतनी स्पेस ले रहा है, तो फिल का मतलब ये है कि ये जो स्पेस बच रही है इसको भी ऑक्यूपाई कर लो इन अ वर्टिकल, और ये जो हॉरिजेंटली आपके पास जो वर्टिकली आपके पास स्पेस बच रही है इसको भी फिलअप कर लें, और जो आपके पास ये हॉरिजेंटली स्पेस बच रही है इसको भी आपने फिलअप करना होगा। तो ये दोनों साइडों के ऊपर ग्रो करेगा, वर्टिकली और हॉरिजेंटली, अगर आपने यहाँ पे बोथ रखा होगा। इस तरीके से इंसेट्स का मतलब होता है पैडिंग का आपको आइडिया होगा, HTML में आप यूज़ कर रहे हैं और इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इनर साइड के ऊपर आपने स्पेस देनी हो कि इस कंपोनेंट और इसके इनर साइड में कोई डिफरेंस हो, तो ये जो डिफरेंस यहाँ पे दोनों के बिटवीन आ रहा है इनर साइड के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड पैडिंग। अब आपके पास ग्रिड एक्स का मतलब है आपके पास कंपोनेंट एक्स में कहाँ पर आएगा, कॉलम नंबर क्या होगा और रो नंबर क्या होगी। तो आपके पास जो पहला कंपोनेंट है वो हम कह रहे हैं 0 0 पर आएगा। तो 0 0 के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो 0 0 के ऊपर आपके पास जो कंपोनेंट होगा ये 0 रो और 0 कॉलम, दैट इज एंटर टेम्परेचर। तो एंटर टेम्परेचर वाला आपके पास 0 0 के ऊपर होगा। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने जो पहला कंपोनेंट ऐड किया है वो आपके पास जो है वो LBL एंटर टेम्प, और साथ में ये कॉन्स्टेंट्स लाजमी भेजने। अगर आप कॉन्स्टेंट्स नहीं भेजेंगे तो आपको रिक्वायर्ड जो आउटपुट होगी वो नहीं मिलेगी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, y को चेंज नहीं किया बट x को चेंज कर दिया। तो y की वैल्यू 0, तो अब आपके पास ये जो बात हो रही है दैट इज़ 0,1। तो अगर आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को माइंड में लेकर आएँ तो आपके पास 0 1 के ऊपर क्या है, आपके पास एक टेक्स्ट फील्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड आ गई। उसके बाद अब आपके पास क्या हो गया, 0 रो और आपके 0 कॉलम, x एक्चुअली कॉलम की रिप्रेजेंटेशन है, और 1 रो, तो दैट इज़ एक्चुअली 1 0। तो 1 0 के ऊपर आपके पास क्या आना चाहिए, तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो 1 0 के ऊपर आपके पास जो है दैट इज़ योर
दिस रेडियो बटन। बट हमने बात की थी कि इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी विड्थ हमने कहा था इसकी विड्थ 2 होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने इसकी विड्थ जो है वो कितनी बताई हुई है, दैट इज़ 2। तो 2 विड्थ होने का मतलब ये है कि ये दो कंपोनेंट्स की इक्वल जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो दो कंपोनेंट्स के इक्वल स्पेस ऑक्यूपाई करने के बाद अब हम ज़रा इसको ऐड करते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने कंपोनेंट ऐड कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास ये कंपोनेंट ऐड हो गया। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स हमने कांस्टेंट रखा हुआ, अब ये आपके पास क्या बन गया 2,0। तो हम एक्स में भी चेंज नहीं कर रहे हैं, विड्थ में भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है विड्थ और एक्स की वैल्यू आपके पास सेम आ रही है। एक्स 0 आ रहा है और विड्थ कितनी आएगी 2 आएगी, तो ये आपके पास 2 0 के ऊपर आ गया। उसके बाद ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 0 के ऊपर आपके पास ऐड हो जाएगा बटन कन्वर्ट, और ये आपके पास जो है वो कहाँ पर ऐड हो जाएगा, दैट इज़ टू बी 4 0। तो ये आपके पास 4 0 हो गया। फिलहाल इस स्टेटमेंट को हम इग्नोर मारते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपके पास इसको पैक किया, पैक करने के बाद सेट विजिबल ट्रू कर दिया ताकि हम इसको व्यू कर सकें, और उसके बाद फिर हमने क्या बनाया, मेन में इसका ऑब्जेक्ट बना लिया ताकि इसको हम फिर विजुलाइज कर सकें। विजुलाइज करने का मतलब ये है कि जब हम इसको रन करेंगे तो डेफिनेटली आपको अब आउटपुट जो है वो उसकी डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपोनेंट थे दैट वाज 2 और ये 0 पर आ रहा है, तो ये 2 0, ये 3 0, ये 4 0, ये 1 0। सिर्फ फर्स्ट रो में हमें डेफिनेटली एक्स की वैल्यू अपडेट करके उसको 1 के ऊपर लेकर जाने की ज़रूरत थी, बाकी किसी में भी आपको अपडेट करके 1 के ऊपर मूव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बटन के इवेंट को हैंडल करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने एक क्लास बना ली, क्लास को प्राइवेट बनाया, पब्लिक बनाया, कोई मसला नहीं, बट दैट शुड बी इनर क्लास, क्योंकि ताकि क्लास के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो इसमें एक्सेस हो सकें। क्योंकि विद इन द क्लास जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके पास एक्सेसिबल होती हैं। अगर आप क्लास से बाहर चले जाते हो तो उनको एक्सेस करने के लिए फिर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो दिस इज़ अवर क्लास एंडिंग ब्रैकेट, तो इसके अंदर ही होना चाहिए, और ये क्लास की जो सराउंडिंग है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है। एक्चुअली हमें एक ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जिसमें एक्शन लिसनर की इंप्लीमेंटेशन हो, या उस लिसनर की जिस लिसनर को आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे बटन है, बटन के बैकएंड के ऊपर हमें पता है कि एक्शन लिसनर काम करता है, तो एक्शन लिसनर की इंप्लीमेंटेशन के लिए हम लोगों ने ये क्लास बना ली और क्लास में ये इंप्लीमेंट कर लिया। जब आप ये इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको एक्शन परफॉर्म भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो मेथड है जब आपका बटन क्लिक होगा तो जिसके साथ ये लिसनर एसोसिएटेड होगा उसके बैकएंड के ऊपर ये मेथड कॉल होगा। अब सबसे पहला जो काम है वो क्या है कि हमें इनपुट गेट करनी है। क्योंकि जब तक हमें इनपुट नहीं मिलेगी तब तक हमें क्या पता क्या वैल्यू यूज़र ने दी है और उसको हमने कन्वर्ट करना है। तो आपने इनपुट ली, इनपुट जो टेक्स्ट फील्ड से आती है वो हमेशा स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग को हम डेफिनेटली फिर कन्वर्ट करते हैं किसी भी ऐसी डेटा टाइप में जिसके ऊपर हम कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ पे मैंने इसको फ्लोट में पार्स कर लिया, क्योंकि हो सकता है टेम्परेचर जो है वो आपका फ्लोट में हो। अब पार्सिंग की जब बात आती है तो हो सकता है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना हो। अब ये हम किस बेस के ऊपर डिसाइड करेंगे, ये जो डिसीजन होगा ये हम लेंगे बेस्ड ऑन सेलेक्टेड रेडियो बटन। तो इसका मतलब है अब हमें रेडियो बटन की स्टेट का पता करना है कि एक्चुअली रेडियो बटन की स्टेट क्या है। तो रेडियो बटन की स्टेट हम रेडियो बटन से ही पूछते हैं, तो हम सिंपल कहेंगे RD बटन C2F डॉट इज सेलेक्टेड। इज सेलेक्टेड का जो मेथड है ये आपके पास रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर तो ये वाला रेडियो बटन सेलेक्टेड हुआ तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, तो अगर ये ट्रू होता है तो इसका मतलब है इफ़ भी चल जाएगा तो ये वाला कोड चलना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके पास ये रिटर्न करता है फॉल्स, तो फॉल्स के केस में इसका मतलब है ये वाला नहीं काम होना चाहिए, ये वाला कोड चलना चाहिए। तो इस वजह से हमने इसको इफ एल्स में लिखा है कि अगर आपके पास पहला रेडियो बटन सेलेक्टेड होता है दैट इज सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो उस केस में आपका ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो। तो उसमें सिंपल हमने क्या किया, फार्मूला जो हमें गिवन था उस बेस के ऊपर हम लोगों ने उससे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 9.0F इसलिए किया गया है क्योंकि अगर आप देखें तो पहले आपके पास जो है वो डिवीजन अगर हो जाती है, यानी अगर आप तो नॉर्मली इस तरह के सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो रिजल्ट हो वो ज़ीरो आ जाए, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई की जिससे भी होगा तो वो ज़ीरो बना देगा। इस वजह से फिर हमें यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे अगर आप नेक्स्ट के ऊपर बात करें तो नेक्स्ट में अगर यहाँ पर आपके पास इस दोनों का रिजल्ट आपके पास ज़ीरो आ जाए तो ज़ीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसको भी क्या बना देगा, आपके पास ज़ीरो में कन्वर्ट कर देगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए फिर हम यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। जो रिजल्ट इस बेस के ऊपर कैलकुलेट होगा वो डेफिनेटली हम फिर आउटपुट में डिस्प्ले कर रहे हैं। लास्ट के ऊपर दोबारा से हमने पैक इसलिए किया है ताकि ये रीसाइज हो जाए। रीसाइज होने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ थोड़ी सी स्पेस कम पड़ गई है किसी कंपोनेंट के लिए पहले साइज़ के मुताबिक, तो वो दोबारा से अरेंज हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम रन करके पहले कमेंट करके अंडरस्टैंड करेंगे, फिर अनकमेंट करके मैं आप लोगों को जो है वो व्यू करवाता हूँ। तो हम इसको कमेंट कर लेते हैं, उसके बाद हम एप्लीकेशन को रन करते हैं।
तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो अभी रन हो जाएगी। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन रन हो गई है। मैं कहता हूँ 98 को सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो देखिए यहाँ पे ये व्यू जो है वो बेहतर नहीं आ रहा। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, इस पैक वाली स्टेटमेंट को मैं ख़त्म करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वो जब लेबल में टेक्स्ट आता है तो उसको स्पेस नहीं मिलती, तो इसका मतलब है उसके बाद हमें दोबारा उसको रीपैक कर लेना चाहिए ताकि वो रीसाइज़ हो जाए, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। तो मैं कहता हूँ 98 को उसने ऑटोमेटिकली जो है वो कन्वर्ट कर दिया। तो दोबारा हम क्लिक करते हैं फ़ारेनहाइट, तो दैट इज़ 2048। तो उसके बाद अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये कुछ आउटपुट जो है वो आपको यहाँ पर मिल रही है। तो होप्स हो ये कुछ बातें जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं ये आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गई होंगी। तो आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की उसमें हम लोगों ने रेडियो बटन को डिस्कस किया। रेडियो बटन के साथ हम लोगों ने ग्रुप की बात की कि रेडियो बटन्स को किस तरीके से ग्रुप किया जा सकता है, रेडियो बटन्स की स्टेट्स को किस तरीके से प्रोग्रामिंग में गेट किया जा सकता है, और रेडियो बटन्स के ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन जैसे उसको क्रिएट करना, ग्रुप करना, ये तमाम की तमाम टास्क को किस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। तो होप्स हो ये जो तमाम की तमाम बातें हैं आपको बेहतर वे में अंडरस्टैंड हो गई होंगी।